हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह प्रकाश का कौन कौन सा गुण होता है, इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रकाश के प्रॉपर्टी पढ़ने वाले प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ने के बाद दूसरा हमारा टॉपिक इस वीडियो में होगा प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में चाल कितना होता है, यानी प्रकाश की चाल किनमें, अलग अलग माध्यमों में, यानी विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसे भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा फोर्थ होगा वो होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उसे भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा होगा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी जो हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, इनमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसे भी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि आपका जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूजन होंगे या अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको क्लियर कराने की पूरा कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक यदि आप लोग स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को यूट्यूब पर जाकर सर्च करिए, स्टडी विथ महेश के नाम से। क्या सर्च करेंगे आप? सर्च करेंगे स्टडी विथ महेश, कोई भी इसमें स्पेस नहीं रहेगा। जब आप इसे सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर हमारा ही चैनल आएगा। स्टडी विथ महेश के नाम से सर्च करेंगे तो स्टडी क्लासेस एक चैनल आएगा, उसका लोगो आप लोग देख कर भी पहचान सकते हैं, सेम यही लोगो रहता है स्टडी क्लासेस। तो हम अब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आइए, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी कार्य करती है। इसका ज्ञान हमें आँखों के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह कितना होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस पॉइंट होता है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पूछ देता है कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का रेफरेंस क्या है, यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य कितने से कितने के बीच में होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वह होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच जो होता है वह प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का रिफरेंस होता है, यानी इतने से इतने के बीच में इसका तरंगदैर्घ्य वेरी करता रहता है। अब हम जो इसमें इम्पोर्टेंस एक टॉपिक है वो है कि प्रकाश में तरंग प्रकृति के साथ साथ, यानी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत तरंगों के रूप में संचारित होती है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रकाश में तरंग प्रकृति के साथ साथ कण की प्रकृति भी होती है। तो आप लोगों को इससे क्लियर हो रहा है कि प्रकाश में केवल और केवल तरंग की प्रकृति नहीं होती है, बल्कि कण की प्रकृति भी होती है। तो ये भी आप लोगों को याद रखने वाला क्या है, पॉइंट है। यानी प्रकाश जो है द्विगुण रखता है, यानी तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, यानी दो तरफ की गुण को प्रदर्शित करता है, जिसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, इसके और भी डीपली में डिस्कस करेंगे।
और दूसरा इसमें हमारे नोट्स में है कि प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग तथा कुछ घटनाओं में कण माना जाता है। इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति या द्वैती गुण बोलते हैं। अब हम अलग अलग यानी तरंग के प्रकृति से और कण के प्रकृति से भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला जो हमारा है, प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर क्या होता है। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर कुछ घटनाएं जो है होती हैं प्रकाश का परावर्तन जो होता है तरंग प्रकृति के आधार पर घटित होता है। अपवर्तन होता है, प्रकाश की सीधी रेखा में जो गमन होती है वो भी क्या होती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर ही आधारित होती है। एंड प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, यानी प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एंड प्रकाश का ध्रुवण, ये सारी घटनाएं जो होती हैं वह किस पे आधारित होती हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होती हैं। अब अगला हमारा जो है प्रकाश की कण प्रकृति। तो प्रकाश की कण प्रकृति पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो ये जो होती है प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर जो घटनाएं घटने वाली हैं वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का क्रॉम्पटन सिद्धांत। आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कि जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव होता है और प्रकाश का क्रॉम्पटन सिद्धांत होता है यह प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर घटित होती है। और प्रकाश के तरंग प्रकृति पर परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण एंड प्रकाश का ध्रुवण। तो इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नवत घटनाएं किस प्रकृति पर घटित होती हैं। उसमें दे देगा परावर्तन, दे देगा परावर्तन की घटनाएं किस प्रकृति पर घटित होती है। तो आपको उसमें जो है ट्रिक लगाना है, सही क्या होगा, प्रकाश की तरंग प्रकृति पर घटित होती है प्रकाश का परावर्तन की जो घटनाएं होती हैं। तो आप लोग हमें आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वह है प्रकाश की कण प्रकृति के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। क्या होता है, जो प्रकाश है वह कण प्रकृति के आधार पर जो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। यानी फोटान का हमें यहाँ पर डेफिनेशन प्राप्त होता है। यदि कोई पूछ दे आपसे कि फोटान क्या होता है तो आप उन्हें बताएंगे कि जो प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर घटनाएं घटित होती हैं उसमें प्रकाश ऊर्जा के रूप में छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किए थे वो कौन थे, तो वह रोमन ने किए थे प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में सबसे अधिक होती है। क्या बोल रहा है, प्रकाश की जो चाल होती है वो वायु या निर्वात में सबसे अधिक होती है और यह कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल यहीं पर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। बहुत जगह पूछने को आप लोगों को देखने को भी मिलता है एग्जाम्स में, 1 नंबर्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें भी एक ऑप्शन दिया होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यही होता है हमारा प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल। नेक्स्ट स्टेप हमारा छठा है किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ये जो है अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं प्रकाश की क्या बोल रहे हैं, गुण पढ़ रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा छठा पॉइंट है किसी भी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। यानी हम बोल सकते हैं जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रकाश की चाल। यहाँ से हमें यह मिल रहा है देखने को, यानी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर तो करेगा, लेकिन माध्यम का अपवर्तनांक जैसे जैसे अधिक होगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होना चालू हो जाएगा। यानी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वह प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि प्रकाश की चाल बढ़ेगा तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, और यदि अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल कम होगा। इससे हमें यही मिलता है कि जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल उस माध्यम में घटना भी चालू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अगला कि अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वह कितना होती है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो अभी आप लोगों को हम बताए हैं कि निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वह सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। अगला है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो कांच यानी शीशा जो होता है, ग्लास जो होता है, उसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट है तारपीन का तेल। तारपीन का तेल जो होता है पेंटों में यूज किया जाता है। तारपीन के तेल में भी प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी पानी में प्रकाश की चाल या जल में प्रकाश की चाल जो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट है रॉक साल्ट। जो रॉक साल्ट होता है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल। नाइलॉन में कितना होता है, तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये कुछ थे हमारे इम्पोर्टेंस मीडियम थे उनमें प्रकाश की चाल। और भी बहुत सारे मीडियम होते हैं उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, लेकिन जो कुछ इम्पोर्टेंस थे उसे यहाँ पर हम डिस्कस किए हैं, और भी जो है उसे आप लोग आगे वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। अब सातवां हमारा जो पॉइंट इसमें वो होगा प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यह टॉपिक है कि जो प्रकाश होता है उसको सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है, तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछता है कि प्रकाश की जो द्वारा लिए गए समय होती है सूर्य से पृथ्वी तक आने में वो कितना समय लगता है, तो 499 सेकेंड अथवा 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। यानी जो चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश होती है, यानी सूर्य से प्रकाश निकलेगा और वह चंद्रमा तक जाएगा, फिर चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आएगा, पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है। यानी चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 1.2 सेकेंड का समय लगता है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जो है, पहला हमने क्या डिस्कस किया, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, सेकेंड था विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, और तीसरा टॉपिक हमारा यहाँ पर आ गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसे हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। प्रकाश का किसी भी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, यानी प्रकाश की किसी भी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे अपने हाथ में यदि समतल दर्पण यानी जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उस पे यदि हम कहीं से लाइट
या बैटरी होता है, टॉर्च जो हमारे घर में होता है, जब आप लोग देखेंगे उस समतल दर्पण पर अपने टॉर्च को जलाएंगे तो क्या होता है, उसमें से टकरा कर जो प्रकाश होता है, जिस एंगल पर आप जलाएंगे उसी एंगल से वह दूसरे साइड में क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। तो यही जो होता है, जब प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट जाने की घटना जो होती है वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप लोग देखते होंगे जब प्रकाश जो होता है आपके क्या बोलते हैं, किसी भी चमकीले सरफेस पर आता है तो उसे टकरा करके आप लोग देखते हैं कि प्रकाश जो है कुछ दूरी पर दिखाई देता है। यानी जो चिकने सतह से टकरा कर प्रकाश वापस लौट जाता है उसी माध्यम में, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर हम डायग्राम की सहायता से आप लोगों को समझाएंगे। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ से कोई प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है इस पॉइंट पर, यानी ये पॉइंट से कोई प्रकाश मिल रहा है और उस प्रकाश को हम कहाँ पर डाल रहे हैं, ओ पॉइंट पर डाल रहे हैं। यहाँ पर डालने के बाद इस पॉइंट से पुनः वह प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और चला जा रहा है बी पॉइंट पर। कहाँ चला जा रहा है, बी पॉइंट पर चला जा रहा है। यानी ये पॉइंट से हम किसी प्रकाश को ओ पॉइंट पर या चिकने सतह पर आपतित किए और क्या हुआ, यह परावर्तित होकर के पुनः क्या हो गया, बी पॉइंट पर चला गया। और इसी पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब ड्रा कर देंगे। इसी पॉइंट पर क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर यह प्रकाश आपतित हो रहा है, पड़ रहा है, उसी पॉइंट पर सीधे 90 डिग्री पर, समतल से 90 डिग्री पर एक हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इस समतल से जब 90 डिग्री पर होगा तो ये क्या होगा, अभिलंब होगा। ये जो होता है प्रकाश की घटना होती है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में मानी कैसे आपतित होगा तो कितने एंगल पर यह परावर्तित होगा। जो फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन है यह घटना दर्पण में होता है। क्या होता है, यहाँ पर दे रहा है, कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स बनाकर आप लोग लिख सकते हैं। जो प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है यह हमेशा क्या इस पे होगा, दर्पण पर होगा, मिरर पर होगा, यानी जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में यह घटना होती है या उत्तल दर्पण में यह घटना होती है। यानी प्रकाश की परावर्तन की घटना हमेशा दर्पण में होती है। निर्माण जो होता है, यानी जो दर्पण हमारा जो होता है इसका निर्माण कैसे होता है, तो ग्लूकोज के द्वारा ये हमारा निर्मित होता है जो दर्पण होता है। और इस पे जो पीछे के साइड में आप लोग देखते होंगे कोई मिरर लेते हैं, इस मिरर में इस साइड से यदि अपना आप चेहरा देख रहे हैं, इस साइड से यदि अपना आप फेस देख रहे हैं तो इस साइड में कुछ लेप दिखे होते हैं, यानी पीछे की तरफ आपका दृश्य नहीं निकल पाता है, तभी आपको दिखाई देगा। जब तक उस पर पेंट नहीं रहेगा तब तक आप अपना उस पर चेहरा नहीं देख सकते हैं। यानी हमेशा आप जिस साइड से देख रहे हैं उसके पीछे वाले मिरर के पीछे वाले साइड में अंधेरा होना चाहिए या पेंटेड होना चाहिए। तो उस पे जो पेंट होता है वह किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, कलई बोलते हैं। पेंट या कलई सिलिका ब्रोमाइड का किया जाता है। नेक्स्ट है दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण। इसे भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अब परावर्तन के जो नियम हैं उसे डिस्कस करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, जिससे आप लोगों का जो माइंड सेट है अच्छे से क्लियर हो जाए इस टॉपिक के प्रति। अब है पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। और ये जो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंस नियम है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम होता है वह होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। क्या बोल रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि आप लोगों को इस हम डायग्राम से आप लोगों को समझा रहे थे कि ये जो हमारा होता है आपतित किरण होता है, ए से ओ तक ये जो हमारा पूरा किरण होगा ये हमारा क्या होगा, आपतित किरण होगा। आपतित किरण और ये हम बोल रहे थे परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं और वो तल जो होता है ओ पॉइंट होता है। यही जो होता है हमारा प्रकाश का प्रथम नियम होता है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये होते हैं हमारे
प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या बोल रहा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इस डायग्राम की सहायता से कि जो आपतन कोण होते हैं, अब जो आपतन कोण होगा सबसे पहले इसको आप लोग क्लियर करेंगे कि आपतन कोण किसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे या अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण बोलेंगे। तो हाँ दोस्तों, जो आपतन कोण होता है वह आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनाएगा इसे क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे, न कि इसे, यानी समतल और आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उसे हम आपतन कोण नहीं बोलेंगे। आपतन कोण हमेशा जो होता है वह आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है उसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और जो परावर्तन कोण होता है वह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण या परावर्तन कोण इसे बोलते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनेगा उसे आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण नहीं, परावर्तन कोण इसे बोलेंगे। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वह परावर्तन कोण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होगा वह आपतन कोण होता है। यहाँ पर दो नियम हमने आप लोगों को बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं एंड आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। यानी यदि यहाँ पर 20 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये भी जो हमारा एंगल होगा ये भी 20 डिग्री का ही होगा। यदि यहाँ पर 45 डिग्री का यानी आपतन कोण यदि 45 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री ही होगा। यह परावर्तन का नियम है, जिस एंगल पर यह आपतित होगा उसी एंगल पर परावर्तित भी होगा। यह आपतत क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण का नियम होता है। यानी कोण I इक्वल टू कोण R। कोण का माप जो होता है हमेशा अभिलंब से होता है। यदि आपतन कोण और परावर्तन कोण की बात करें तो आपतन कोण जो होता है वह I से डिनोट करते हैं एंड परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। अब इस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन लेकर समझाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बोल रहा है, एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है तो कोण R का मान ज्ञात करना है। कोण R का मान की मतलब क्या हुआ, कोण R का मान का मतलब हुआ परावर्तन कोण का वैल्यू हमें से पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर घबरा करके कभी भी क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं करिएगा। आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़ना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। जैसे हमने आगे आप लोगों को बता दिया कि आपतन कोण जो होता है वह अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। हमने क्या बताया था, आपतन कोण बताया था कि यह हमारा जो होता है अभिलंब होता है, अभिलंब और ये क्या होता है हमारा आपतित किरण होता है, आपतित किरण, और ये होता है हमारा परावर्तित किरण। तो कभी भी आप लोग घबरा करके जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा, क्योंकि जब हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हम पढ़े होते हैं उसी के अनुसार तुरंत जैसे होता है कि यही हमारा ऑप्शन सही होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर हम बताए थे आपको जो आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है इसके ही बीच के कोण जो होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से, अब यहाँ पर समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण ये हमारा है, समतल दर्पण यही हमारा समतल दर्पण है। बोल रहा है समतल दर्पण के तल से, यानी जो समतल दर्पण के तल से है उस तल से कितना एंगल का कोण बना रहा है, 50 डिग्री बना रहा है। यही बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे समझते हैं कि जो एक कोण होगा 50 डिग्री वह अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है तो कोण R का मान कितना होगा, यानी परावर्तन कोण का वैल्यू हमसे
पूछ रहा है। अब देखिए, जो हमारा ए अभिलंब होता है हमेशा समतल दर्पण से 90 डिग्री पर ये ड्रा किया जाता है, यानी अभिलंब का मतलब ही हुआ वह 90 डिग्री का कोण बनाया, किससे? समतल दर्पण से। तो ये हमारा बोल रहा है कि एक किरण, एक किरण कौन सा है? यही हमारा आपतित किरण है। ये जो है समतल दर्पण से, यानी दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभिलंब और समतल दर्पण के बीच कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। और ये आपतित किरण के बीच यदि 50 डिग्री का कोण बना दिया तो 90 डिग्री में से हम 50 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? 40 डिग्री हमारा वैल्यू आ जाएगा आपतन कोण का। यहाँ आप लिख देंगे कि आपतन कोण इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री वैल्यू आ जाएगा आपतन कोण का। यानी क्वेश्चन के अनुसार समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बना रहा है एक किरण, और समतल दर्पण से अभिलंब जो होता है 90 डिग्री पर होता है। इसलिए हम 90 डिग्री में से यदि हम इस 50 डिग्री को घटा देंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा? आपतन कोण का वैल्यू मिल जाएगा। और जो हमारा सेकंड जो नियम होता है हमारा परावर्तन का, वो बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। इसलिए परावर्तन कोण का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वह 40 डिग्री हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं सॉल्व कर पाते हैं तब इस वीडियो को पुनः क्या करेंगे? चालू करेंगे और देखेंगे कि हमने सही किया था कि नहीं किया था। नहीं सही किया है तो फिर से इस न्यूमेरिकल को आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल बोल रहा है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। क्या है? एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। क्या पूछा है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बनाइए। जैसे मान लीजिए हमको ये डायग्राम भी नहीं दिया है, ये डायग्राम अक्सर नहीं दिया होता है, आप लोगों को खुद से ड्रा करना होता है। तो यदि हमको खुद से ड्रा करना है तो बोल रहा है एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक समतल दर्पण यहाँ पर बनाएंगे। ठीक, समतल दर्पण, ये जो हम नीचे जो है खुरदुरा दिखा रहे हैं क्या होता है? हमारा कलई वाला या पेंटेड सरफेस होता है। बोला एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। एक हम दर्पण बनाए, समतल दर्पण, इस पे हमने सबसे पहले एक अभिलंब भी ड्रा कर लिया। ये हमारा क्या हो गया? अभिलंब हो गया। अब एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बनाता है। यही हमारा मान लीजिए एक किरण है। एक किरण हमारा कहाँ जाएगा? आपतन पॉइंट पर, यानी आपतन बिंदु पर जाएगा। ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। और ये पॉइंट से हमारा एक किरण निकल रहा है जो समतल दर्पण के तल से 35 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, अब 35 डिग्री का कोण यहाँ से बना रहा है तो जितना एंगल यह समतल दर्पण से आपतित किरण के बीच बनाएगा उतना ही एंगल परावर्तित किरण से और समतल दर्पण के भी बीच बनाएगा। तो ये भी क्या हमारा कितना हो गया? 35 डिग्री हो गया। ये जो हमारा होता है परावर्तन के सेकंड नियम के अनुसार होता है कि जो अभिलंब होता है ये हमारा आपतित किरण हो गया, आपतित किरण, और ये हमारा परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण जो है समतल दर्पण के तल से जितना डिग्री बना रहा है उतना ही डिग्री तो समतल दर्पण से परावर्तित किरण भी बनाएगा। इसीलिए तभी तो हमको प्राप्त होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। आपतन कोण जो होता है हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। ये हमारा क्या हुआ? अभिलंब हुआ, और ये हमारा क्या हुआ? आपतित किरण हुआ। तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वही हमारा आपतन कोण होगा। तो यदि इतना, यानी अभिलंब और दर्पण के बीच कितना है? टोटल 90 डिग्री है। तो इतना का जो बीच का एंगल होगा वह 90 में से हम कितना घटा देंगे? 35 डिग्री घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 55 डिग्री मिल जाएगा। यानी आपतन कोण का वैल्यू हमें मिल गया, आपतन कोण का मान हमें मिल गया कितना? 55 डिग्री। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच यदि 55 डिग्री बन रहा है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी कितना मिलेगा? वो भी
55 डिग्री मिलेगा, यानी परावर्तन कोण का भी मान हमें कितना मिल जाएगा, 55 डिग्री मिल जाएगा परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार। तभी तो कोण I इक्वल टू कोण R होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण बताइए। यानी हमसे जो पूछ रहा है वह इतना पूरा टोटली पूछ रहा है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण टोटल कितना एंगल का कोण बना रहे हैं आपस में। तो ये हमारा कोण टोटल हमारा जो कोण हो जाएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण को दोनों को हम ऐड कर देंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण को, तो 55 प्लस 55 दोनों मिल करके हमें कितना दे देंगे, 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी 110 डिग्री का कोण बनेगा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। अभी तक यदि स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की हमेशा हम कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।